नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में। संविधान में इसका उल्लेख आर्टिकल 148 से लेकर 151 के बीच में की गई है। इतिहास जानते हैं, आखिरकार पहला जो पद है इसका कब गठन किया गया था। आखिर इस कार्यालय का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन 1858 में स्थापित किया गया था। क्यों किया गया था 1858 में? क्योंकि 1858 में जो कंपनी का शासन था उससे सीधे ब्रिटिश से सीधे किसके हाथों में चला गया था? ब्रिटिश सम्राट के हाथों में चला गया था। इसके बाद वर्ष 1860 में सर एडवर्ड ड्रमंड को पहले ऑडिटर जनरल के रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, जो पहले भारत के जो पहले कैग थे उनका नाम था नरहरि राव। अब हम बात करते हैं कि भारत के जो लेखा परीक्षण विभाग की जो स्थापना है, कार्यालय का गठन कब किया गया था? 1858 में। लेकिन जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट बनाया गया था पर्टिकुलर, उस डिपार्टमेंट का गठन जो है वो 1909 में हुआ था। लेकिन 1919 में इस डिपार्टमेंट को क्या किया, एक पूर्ण निकाय का दर्जा दे दिया गया। मतलब अब इसको और ज़्यादा पावर्स मिल गई है, अलग अलग डिपार्टमेंट का जो ऑडिट कर सकता था। ठीक है, साथ ही इसकी जो नियुक्ति है वो राज्य सचिव द्वारा की जाती थी। इस समय 1919 में राज्य सचिव द्वारा की जाती थी जो सम्राट, और इसका जो कार्यकाल है, अभी तक इसका जो कार्यकाल था वो सम्राट के प्रसाद पर्यंत तक था। जब तक सम्राट चाहेगा तब तक ये किस पद पर बना रहेगा? कैग के पद पर बना रहेगा। लेकिन 1935 में क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम के तहत इसको और कुछ पावर्स में और वृद्धि की गई है। सेंटर के साथ साथ ये स्टेट का भी ऑडिट कर सकता था लेके जोके का। ठीक है, अब इसकी नियुक्ति जो है वो राज्य सचिव के द्वारा न करके सपरिषद सम्राट द्वारा की जाती थी। ठीक है, और अब इसको हटाने के लिए पहली बार कैग को हटाने का जो प्रोसीजर है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में स्पष्ट किया गया कि जो संघीय न्यायालय, उस समय का जो संघीय न्यायालय था, जो उसके न्यायाधीश को हटाने का जो प्रोसीजर था वही प्रोसीजर कैग को हटाने के लिए अपनाया जाएगा। ऐसा कहाँ लिखा था? 1935 के भारत सरकार अधिनियम में। साथ में एक बात और बताते चले यहाँ पे आपको कि वर्ष 1958 में कैग के क्षेत्राधिकार में जम्मू कश्मीर को भी शामिल किया गया। इससे पहले जम्मू कश्मीर के लिए एक अलग से ऑडिटर रखना होता था। कैग की नियुक्ति के लिए अनुच्छेद 148 में, जो हमने पहले देखा था कि अनुच्छेद 148 में लिखा गया है कि भारत के लिए एक कैग होगा जो कि हर हाल में होगा। जिस तरह लिखा जाता है ना, भारत के लिए एक राष्ट्रपति होगा, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, उसी तरह कैग भी होगा। मतलब सेल का यूज किया गया है, जो सेल वर्ड है उसका यूज किया गया है यहाँ पे, तो इसका मतलब होगा हर हाल में होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम आगे। अनुच्छेद 148 में कैग की नियुक्ति, शपथ और सेवा शर्तों से संबंधित की बात की गई है। अब इसमें कैग की नियुक्ति, तो नियुक्ति कौन करता है कैग की? भारत के राष्ट्रपति। अच्छा, इसमें एक थोड़ा लूफोल है यहाँ पे। भारत का जब राष्ट्रपति हम बोलते हैं, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति इसको कैग की नियुक्ति करेंगे, तो इसमें ना तो कोई समिति की बात की गई कि किस तरह करेंगे। अभी हाल में जो जम्मू कश्मीर के जो पहले उपराज्यपाल थे मुर्मू, उनको भी कैग का ऑडिटर जनरल बना दिया गया। ठीक है, अब उसमें भी कुछ गलतियां, या फिर लोग बाग कह रहे हैं कि इनको कैसे बना दिया आपने बिना एक्सपीरियंस के, या फिर जो उस पोस्ट के लिए पर्याप्त योग्यता ना रखते हैं। आई बात समझ में? तो जो कैग की जो नियुक्ति है वही सबसे बड़ी गड़बड़ी है, क्योंकि कैग की जो नियुक्ति है उसका स्पष्ट विवरण संविधान में तो नहीं दिया गया। लोग कहते हैं कि भाई जो कैग की नियुक्ति है उसका स्पष्ट विवरण या तो संसद को एक अधिनियम के तहत लाना चाहिए, जिस तरह हम सीबीसी का लाते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को जिस तरह हम सेटअप कर, उसके अध्यक्ष को जिस प्रकार हम बनाते हैं, उसी प्रकार हमें क्या करना चाहिए, कैग के लिए एक कॉलेजियम बना देना चाहिए, और उसमें कुछ लोगों को, जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हो गए,
या विपक्ष के कुछ लोग हो गए, या फिर राष्ट्रपति, ये या फिर प्रधानमंत्री, ये सारे लोग मिलकर कैग की नियुक्ति करें। बट ऐसा कोई कॉलेजियम सिस्टम नहीं है। सिर्फ इतना लिखा है कि भारत के लिए एक कैग होगा और जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। मतलब सीधे सीधे राष्ट्रपति न करके उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करेगा। प्रधानमंत्री जो चाहेगा वही, प्रधानमंत्री जिस व्यक्ति को चाहेगा वही व्यक्ति कैग बन जाएगा। यहाँ कहने का मतलब ये है, मतलब कार्यपालिका की यहाँ कहने का मतलब ये है कि कार्यपालिका यहाँ अपने हित के व्यक्ति को कैग बना सकती है, जिससे वो हो सकता है ऑडिट सही से ना करें। आगे हम देखते हैं, कैग जो अपनी शपथ है वो राष्ट्रपति के समक्ष करेगा। अब यहाँ एक बात और मैं आपको बता दूं, जो कैग जो शपथ लेता है वो अनुसूची 3 में जो शपथ लेता है कौन? सुप्रीम कोर्ट का जज, सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होता है वो जो शपथ लेता है वही शपथ कौन लेता है? कैग। इसीलिए बोला जाता है कि कैग को जब हम कैग को हटाएंगे तो हम वही रूल से हटाएंगे, वही विधि से हटाएंगे। किस विधि से? जिस विधि से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को रिमूव किया जाता है, महाभियोग जैसी प्रस्ताव लाकर। ठीक है, अब समझ गए ना? हम साथ साथ पढ़ते जा रहे हैं, क्या पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ? कैग को यदि हम उसका शपथ दिला रहे हैं तो उसको हटाने का तरीका भी पता होना चाहिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखो आप, कैग का पद तथा वेतन सेवा शर्तें संसद द्वारा तय किए जाएंगे, मिलने वाले लाभों में कमी नहीं की जाएगी। इसका मतलब यह है कि कैग जो है वो कैग के जो पद, वेतन और सेवा शर्तें जो एक बार तय कर दी गई हैं, फिर उनके कार्यकाल तक उन सेवा शर्तों में संसद किसी भी तरह का हेर फेर नहीं कर सकती, ना ही कम कर सकती है, ना ही बढ़ा सकती है। बढ़ा तो सकती है बट कम नहीं कर सकती। इनको जो प्रिविलेज मिलने वाली है उन प्रिविलेज को कम नहीं कर सकती। यदि कम करती हैं तो सरकार पे आरोप लगेंगे। क्यों? क्योंकि कैग ने ऐसा कोई काम करा होगा जो सरकार के खिलाफ होगा, तभी तो उनके जो उनको जो प्रिविलेज मिल रही है उनको कम किया जा रहा है। ठीक है, चौथा पॉइंट देखिए, कैग का वेतन सुप्रीम कोर्ट, ये तो हमने पढ़ ही लिया, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट जैसी शपथ लेगा, आप तो यहाँ समझो, जब सुप्रीम कोर्ट जैसी शपथ लेगा तो समझ जाइए कि जो लाभ सुप्रीम कोर्ट के जज को मिलते हैं वही लाभ किसको मिलेंगे? सीएजी को मिलेंगे। आई बात समझ में? जब सुप्रीम कोर्ट की शपथ लेगा तो हटाएंगे भी हम किसको? उसी तरह जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को जो वेतन मिलता है वही वेतन किसको मिलेगा? कैग को। कैग अपना पद, कैग नेक्स्ट पॉइंट देखिए, कैग अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है। किसको देगा अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को। और साथ ही इसमें देखते हैं, वह भारत या किसी राज्य सरकार के अधीन लाभ का पद ग्रहण नहीं करेगा। मतलब कहने का मतलब ये है, कैग जब रिटायर्ड हो जाएगा या तो 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लेगा या 65 वर्ष की आयु पूरी कर लेगा। का जो कार्यकाल है या तो 6 वर्ष पूरा कर ले या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी कर ले, दोनों में से कोई भी पहले पूरा हो जाए। मोस्टली क्या होता है कि इनकी नियुक्ति ही होती है लगभग 60 साल में। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होता है, इनका कार्यकाल या तो 3 साल का होता है या फिर 2 साल का होता है। यदि हम विदेश में देखें, किसी दूसरे देश के संविधान में, यदि हम यूके से देखते हैं तो यूके में क्या होता है, 10 साल का होता है कैग। कैग का जो कार्यकाल होता है वहाँ कितना होता है? 10 साल का। उम्र नहीं है वहाँ, सिर्फ कैग का जो कार्यकाल है वो 10 साल का है। यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में देखें, अमेरिका में होता है 15 साल का। कैग का कार्यकाल कितना होता है? 15 साल का। तो वहाँ की अपेक्षा हमारे जो कैग का कार्यकाल है वो बहुत कम है। और ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यदि कार्यकाल को यहाँ लंबा कर दिया जाए कैग के, तो जो सरकारें हैं वो अपनी मनमानी नहीं कर पाएंगी। क्यों? कि कहीं कहीं कुछ ऐसी डील भी होती है, जैसे राफेल डील मान लो, अब 4 साल 5 साल तक खिंच जाती है
और उनमें तो घपला होना स्वाभाविक है। तो जैसे 2G स्पेक्ट्रम हुआ, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो लंबी लंबी डील होती है वो कैग का कार्यकाल कम होने की वजह से कई बार खुल नहीं पाती, कई बार खुल जाती है बट कई बार खुल भी नहीं पाती, ठीक है। तो लंबा कार्यकाल होने ना होने का एक ये घाटा भी है। और दूसरी और आगे हम देखते हैं यदि कार्यकाल और छोटा होने से और क्या क्या हो सकता है। कार्यकाल छोटा होने से और ये भी हो सकता है कि यदि कार्यकाल शॉर्ट टर्म होगा तो जो विभागीय जानकारी है, क्योंकि जो कैग नियुक्त होकर आता है वो एक IAS ऑफिसर होता है और IAS ऑफिसर हमेशा एक जनरल आदमी होता है, उसको किसी एक्टिविटीज़ तो होती नहीं है किसी चीज़ में। तो उसको जो डिपार्टमेंटल जानकारियाँ होती है, जो ऑडिट से संबंधित जो जानकारियाँ होती है, वो समझने में ही उसको इतना टाइम लग जाता है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं कि कैग के कार्यों का, तो कैग के जो कार्य हैं वो अनुच्छेद 149 में दिए गए हैं। पहला क्या है, नियुक्ति। तो नियुक्ति अनुच्छेद 148 में, और जो कार्य हैं वो कहाँ दिए गए हैं, अनुच्छेद 149 में, क्योंकि ये कभी कभी प्रीलिम्स में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। पहला जो है, दो कर्तव्य एक इसके मुख्य हैं। इन दो कर्तव्यों को समझ लो तो आप सारी चीज़ें समझ जाओगे। कैग का पहला जो काम है वो यह काम है कि वो इस बात को देखे कि भारत की जो संचित नीति है, हमारे पास 3 तरह की नीतियाँ होती है, कौन कौन सी बताओ। आकस्मिक नीति, ठीक है, संचित नीति, और एक सार्वजनिक यानी पब्लिक अकाउंट, ठीक है। तो 3 प्रकार के अकाउंट होते हैं, ठीक है। भारत की जो संचित नीति से संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही समस्त धनराशि निकाली जाए। कहने का मतलब ये है, यदि हम उज्ज्वला योजना का संसद द्वारा कानून बना रहे हैं, ठीक है, और उस कानून में बोला है कि भाई हम 4000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, तो 4000 रुपये करोड़ खर्च ही करना चाहिए, इससे कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। कम भले ही हो जाए पर ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक। सेकंड क्या होता है, कैग का कर्तव्य यह देखना है कि समस्त सरकारी धन का व्यय संसद द्वारा पारित कानून एवं नियमानुसार किया जा रहा है या नहीं। सपोज करो कानून बना दिया कि उज्ज्वला योजना के तहत हमें हर एक BPL धारी को ही देना है। अब उसमें कुछ ऐसी भी लोकल स्तर पर, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन यानी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पर ऐसा भी हो रहा है कि जो BPL नहीं है उनको भी दिया जा रहा है। तो उस चीज़ का ऑडिट कौन करेगा, कैग। ये 2 चीज़ें, मतलब एक तो कानून बन रहा है, जो कानून में तय की गई राशि खर्च होना चाहिए, और दूसरी जो कानून बनने के बाद जो राशि है वो खर्च हो तो रही है बट सही जगह जा रही है या नहीं जा रही, इसका ऑडिट भी कौन करेगा, कैग। ये 2 चीज़ों का मुख्य होता है। यहीं से आप देख सकते हैं, चाहे वो ट्रेडिंग हो, विनिर्माण हो, लाभ हानि खाते, किसी भी तरह का जो केंद्र या राज्य सरकार दोनों का ही ऑडिट करती है। और साथ साथ में किसका ऑडिट करती है, मैंने आपको पहले ही बताया किसका ऑडिट करती है, PPE मॉडल का। यहाँ 3 लोगों का ऑडिट करेगी ये कैग। एक तो केंद्र सरकार का करेगी, एक राज्य सरकार का करेगी, और तीसरा जो है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होती है एक, उन परियोजनाओं में, क्योंकि उन परियोजनाओं में पैसा किसका लगा हुआ था, सरकार का। जहां पब्लिक फंड होगा, जहां सरकार का पैसा खर्च होगा संचित निधि से, उन सभी का ऑडिट कौन करेगी, कैग करेगी। यदि एग्जाम में आए क्या कैग केंद्र सरकार, राज्य सरकार और PPE मॉडल पर आधारित परियोजनाओं का भी ऑडिट करती है, तो आप PPE योजनाओं को देखकर कंफ्यूज मत होना, उस पर टिक कर देना, ठीक है। और आगे देखते हैं, केंद्र राज्यों के खाते जिस प्रारूप में रखे जाएं उसके संबंध में राष्ट्रपति को सलाह देता है। और दूसरी बात, जब ये रिपोर्ट तैयार हो जाती है तो ये रिपोर्ट किसको जाती है, राष्ट्रपति को, ठीक है। राष्ट्रपति को जाने के बाद राष्ट्रपति संसद में रखता है। उसी तरह राज्य में क्या होता है, कैग रिपोर्ट तैयार करता है और फिर राज्यपाल के पास जाती है। राज्यपाल किसको देगा, विधानसभा को, ठीक है। विधानसभा और संसद में क्या होता है, PSC कमेटी होती है, पब्लिक अकाउंट कमेटी, जो इसको ऑडिट करती है, ठीक है। इसी तरह राज्य में भी होती है, जब PSC इसको ऑडिट करेगी, यदि PSC को कुछ समझ में ना आए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, तो उस समय क्या होता है, उस समय यह होता है कि PSC
कैग को बोल सकता है कि भाई मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। जैसे मैंने कुछ लिखा और किसी दूसरे को पढ़ने के लिए दे दिया जाए, तो यदि उसको समझ में ना आए तो वो पूछेगा सर ये क्या लिखा है, ठीक है। उसी तरह इसमें भी क्या होता है कि ये पीएससी किसकी सहायता एवं सलाह ले सकता है, कैग की। यहाँ पे मैं एक टॉपिक मेंशन करना बता देता हूँ मैं आपको। 1976 में क्या हुआ था, जो कैग है, कैग से लेखांकन जो संबंधित कार्य है वो अलग कर दिए गए थे। मतलब अकाउंट्स के पहले क्या करता था, कैग अकाउंट्स भी मैनेज करता था और ऑडिट भी करता था। मतलब खुद ही बनाता था और खुद ही उनको ऑडिट करेगा। तो उनमें इंटरेस्ट ऑफ कन्फ्लिक्ट यानी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा था, इसलिए 1976 में कानून बना के संसद ने इसको अलग कर दिया था। पहले लेखांकन अलग होगा और ऑडिट अलग होगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना। अब हम यहाँ देखेंगे पीएससी क्या होता है, क्योंकि पीएससी की बात आई इसलिए हम पीएससी को भी देख लेते हैं। तो लोक लेखा समिति भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत गठित एक स्थायी संसदीय समिति है। तो पीएससी क्या है, एक स्थायी संसदीय समिति है। और इसका पहला जो किस समय जो आई थी वो 1919 भारत सरकार अधिनियम में आई थी। तो कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट केंद्र एवं राज्य लोक लेखा समितियों को सौंपी जाती है, ठीक है। कैग की जो ऑडिट रिपोर्ट है वो राज्य में लोक लेखा समिति को सौंपी जाती है। जिस तरह लोक लेखा समिति हम इसको हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। तो लोक लेखा समिति राज्यों में भी है और संसद में है, क्योंकि हमारे यहाँ केंद्र और राज्य दोनों के स्तर पे हमारी संसदीय प्रणाली चल रही है, ठीक है। और क्या क्या करता है इसमें, सबसे ज़रूरी मामलों की एक सूची बनाकर पीएससी कमेटी को दे देते हैं। अब पीएससी कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं, पीएससी कमेटी में लोकसभा के 15 मेंबर होते हैं और राज्यसभा के कितने मेंबर होते हैं, 7 मेंबर होते हैं, ठीक है। तो टोटल जो पीएससी के मेंबर होते हैं वो होते हैं 22। आगे यदि हम बात करते हैं कैग के बारे में, तो कैग के सामने क्या क्या चुनौती है उनके बारे में बात करते हैं। तो चुनौतियों के बारे में बात करने से पहले हम एक चीज़ जान लें। आज का जो समय है, कैग किन किन चीज़ों को चुनौतियाँ पड़ रही हैं, ठीक है। तो कैग किन किन चीज़ों को ऑडिट करता है, पहले तो हम ये देखते हैं। एक तो वो राज्य सरकार के सभी कार्यालयों के और केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों के, और साथ साथ में जो पीपीई मॉडल पर आधारित जो परियोजना है उनको भी ऑडिट करता है। अब इनको ऑडिट करने के लिए उसके पास पर्याप्त संसाधन ना होने की वजह से वो कई बार ट्रबल्ड होता है। कहने का मतलब सही तरीके से जांच नहीं कर पाता है। तो इसके लिए क्या करना, ठीक है। ये चुनौती, पहली चुनौती। दूसरी चुनौती ये है कि वर्तमान समय में सरकारी ऑडिट करना जटिल होता जा रहा है। क्योंकि भ्रष्टाचार और प्रशासन की कमियों का पता लगाना आसान नहीं है, क्योंकि लोग नए नए तरीके अपनाते हैं भ्रष्टाचार करने के, ठीक है। तीसरा यदि हम बात करते हैं, इसकी नियुक्ति की विश्वसनीयता पर सवाल उठता है। मैंने आपको ये पहले भी बता चुका हूँ, क्योंकि कि जो नियुक्ति है इसकी, वो सिर्फ इतना लिखा है संविधान में अनुच्छेद 148 में कि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। तो राष्ट्रपति सिर्फ नियुक्ति कर रहा है, और राष्ट्रपति किसकी सलाह पर, राष्ट्रपति कैसे काम करता है। आर्टिकल 74 में स्पष्ट लिखा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री की सलाह पर कार्य करेगा। तो इसका मतलब मंत्रिपरिषद एवं प्रधानमंत्री जो तय करेंगे कैग की नियुक्ति के लिए, जिस पर्सन को तय करेंगे वही व्यक्ति कैग बनेगा, क्योंकि जिसकी सलाह पे जो काम करेगा वही तो उसको बैठाएगा फिर वहाँ पे। चौथा पॉइंट यदि हम बात देखते हैं, कैग किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस का ऑडिट कर सकता है, पर व्यवहार में यह संभव नहीं है, क्योंकि सभी आजकल ऑफिस इतने बढ़ गए हैं, बहुत सारे ऑफिस हो चुके हैं, मतलब डिपार्टमेंट हो चुके हैं। तो सभी डिपार्टमेंट का ऑडिट करना मुश्किल होता है कैग के लिए। तो कैग और कार्यकाल की तो हम बात कर ही चुके हैं। तो कार्यकाल कितना होता है विदेशों में, 10 या 15, यूके में 10 और यूएसए में 15, जबकि हमारे यहाँ कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, 6 वर्ष भी पूरा नहीं है, 65 वर्ष की आयु का उसमें एक पूर्ण विराम लगा दिया है, जो कि पर्याप्त नहीं है। आप सपोज करो कोई व्यक्ति 63 वर्ष की आयु में कैग बनता है, तो वो कितने साल कार्य कर पाएगा। तो कम कार्यकाल होने की वजह से भी कैग में जो अनियमितताएं हैं वो पाई जाती हैं। अब आगे हम इसकी बात करें सुझाव की। सुझाव क्या क्या दे सकते हैं।
जो कैग के जो दायरे हैं उनको बढ़ा दो, दायरे बढ़ा दो। क्या पीपी परियोजनाएं तो कर ही रहा है, साथ में पंचायती राज संस्थान, ठीक है, सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान, जो भी गवर्नमेंट स्कूल कॉलेज या फिर कोई ऐसे संस्थान जो गवर्नमेंट फंडेड हैं, उनका भी ऑडिट कौन करे? कैग। और दूसरा, कैग का जो चयन है वो एक समिति के तहत होना चाहिए, जिस तरह सीवीसी का होता है, ना कि राष्ट्रपति के द्वारा। ये 2 सुझाव हैं